नमस्कार दोस्तों, साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इस सीरीज के पहले वीडियो में वादा किया था कि पहले 2 वीडियो रणनीति पर आधारित होंगे, उसके बाद निबंध विषय पर आधारित वीडियो उपलब्ध कराएंगे। उसी वादे को पूरा करने के प्रयास में आज हमने निबंध विषय महिला वोमैन को चुना है। आगे के वीडियोज में हम इसी तरह के अन्य निबंध विषय उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे 2 उद्देश्य सीधी बात, नो बकवास एवं मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट को ना भूले हैं और ना भूलेंगे। अतः इसी के साथ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम महिलाओं से संबंधित निबंध टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। संबंधित निबंध टॉपिक महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका। नेक्स्ट, स्त्री विमर्श, दशा और दिशा। अगला, उभरती हुई नारी शक्ति सही विषय वस्तु। अगला, महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं संभावनाएं। इसके अलावा हम महिला संबंधी जब निबंध लिखेंगे तो प्रस्तावना एवं उपसंहार में किस तरह से कोटेशन, कथन और पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम कथन से। कोफी अन्नान साहब कहते हैं कि विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी उपकरण नहीं है। इसी प्रकार भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं किसी समुदाय की प्रकृति का मापन उस समुदाय की स्त्रियों के प्रकृति के स्तर के आधार पर करता हूँ। इसी प्रकार जब अन्य कथन देखते हैं तो विक्रम यंग नाम के एक महान विचारक कहते हैं कि जब आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इसी क्रम में अमर्त्य सेन साहब कहते हैं कि एक साथ उपलब्ध है, एक साक्ष्य है, यहाँ पर साथ नहीं है, साक्ष्य है। एक साक्ष्य उपलब्ध है कि महिलाओं की शिक्षा एवं साक्षरता बच्चों की मृत्यु दरों को कम करती है। इसके अलावा हम कुछ पंक्तियों पर विचार करेंगे और कुछ पंक्तियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आप इनका प्रयोग किस तरह से और कितने अच्छे तरीके से करेंगे यह आपके लेखन कौशल पर निर्भर करता है। जब आप इनका भली भांति प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे, और यह तभी संभव है जब आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इन पंक्तियों की, और जो मेरे द्वारा कुछ फैक्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनका। अब आगे बढ़ते हैं। तो पंक्तियां हैं, तुम हो तो यह घर लगता है वरना इसमें डर लगता है। ये आप कहाँ यूज कर सकते हैं? जब महिलाओं के महत्व के बारे में आप कोई बात कह रहे हो तो पहले ये लिख दीजिए, उसके बाद महत्व लिख दीजिए। प्रेरणा से संबंधित कोई बात लिख रहे हैं तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस तरह की पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब प्रत्यसत्तात्मक समाज के बारे में आप कोई बात लिख रहे हो तो महादेवी वर्मा द्वारा कथित एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि पुरुष विजय का भूखा होता है, नारी समर्पण की। पुरुष लूटना चाहता है, स्त्री लुट जाना चाहती है। यहाँ पर जब नारी के समर्पण के भाव आप लिख रहे हो किसी पैराग्राफ में तो इस तरह की पंक्तियों का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि पाबंदियां वही हैं रिहाई के बाद भी, हम जेल से निकल कर भी हैं जैसे जेल में। इस तरह की पंक्तियां आप कहाँ यूज कर सकते हैं? जब महिलाओं से संबंधित कोई समस्या लिख रहे हो, जब महिलाओं से संबंधित कोई चुनौतियां लिख रहे हो तो इस तरह की पंक्तियां आप प्रयोग कर सकते हैं। अब महिलाओं के इतिहास के बारे में हम कुछ यदि लिखना चाहें, एक पैराग्राफ निश्चित रूप से आप महिलाओं से संबंधित कोई भी निबंध हो, आप उसमें महिलाओं के इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे तो वह निबंध आकर्षित रहेगा। जैसे वैदिक काल की यदि चर्चा करते हैं तो आप लोपमुद्रा, मैत्री, गार्गी जैसी महान महिलाओं का उल्लेख कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रांतिकारी महिलाओं के क्रम में रानी लक्ष्मीबाई, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा आशफ अली, कैपिटन लक्ष्मी सहगल, इस प्रकार देश की आज़ादी में इन महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके अलावा यदि इतिहास के बारे में आप मध्यकालीन महिलाओं के कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, आधुनिक काल के महिलाओं के कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, जैन काल के, बुद्ध काल के कुछ महिलाओं के उदाहरण लिखकर अपने इतिहास को और अच्छा आप आकर्षित और सुंदर बना सकते हैं। इसके अलावा जब महिलाओं का आप निबंध लिखें और उस पर
संविधान और महिला के बीच में यदि आप संबंध लिखना चाहें तो कुछ बातें लिख सकते हैं। जैसे समता के अधिकार के बारे में यदि आप लिखना चाहते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 14 का उल्लेख कर सकते हैं। यदि लिंग के आधार पर या भेदभाव से संबंधित कोई बात लिखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 15 लिख सकते हैं। रोजगार में स्त्रियों और पुरुषों को समान अवसर दिए गए हैं, यह मांग भी लंबे दिनों से चली आ रही है। इस तरह की यदि बातें आप लिखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 16 का उल्लेख कर दीजिए। इसके अलावा मानव व्यापार, बेगारी, बंधुआ मजदूरी संबंधी कुछ बातें यदि आप लिखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 23 का उल्लेख कर दीजिए। अनुच्छेद 25 में आप इसका उल्लेख कर सकते हैं कि पुरुषों की भांति महिलाओं को भी धार्मिक स्वतंत्रता है, और इस बात को सबरीमाला वाद, जो केरल वाद था 2017 का, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आधी आबादी का प्रयोग हम कार्यशील जनसंख्या के रूप में कैसे करें, तथा संविधान निर्माणकर्ताओं ने बहुत से अनुच्छेदों में यह स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है कि महिलाओं को काम में न्याय मिलना चाहिए, उनकी परिस्थिति जहां वो काम करती हैं हर तरह की सुरक्षा उन्हें प्रदान करनी चाहिए। यदि इससे संबंधित कोई बात लिखना है तो आप वहां अनुच्छेद 42 का उल्लेख करके और अपनी बात भली प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं से संबंधित कुछ अधिनियम है। जब आपको ऐसा लगे कि महिलाओं के सुधार से संबंधित बातें लिखना है, महिलाओं के सुधार के विकास क्रम से संबंधित बातें लिखना है, तो इन अधिनियमों का उल्लेख करते हुए आप उसे बड़ी स्पष्टता के साथ लिख सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, सती प्रतिषेध अधिनियम 1987, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। इसमें संपत्ति में बराबरी के बारे में उत्तराधिकारी अधिनियम में बताया गया है। अब कुछ वादों की चर्चा कर लेते हैं। वादों में क्या आ जाता है? विशाखावाद आ जाता है। विशाखावाद की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अब भी कर लेते हैं कि जब कार्यस्थल पर महिलाओं से उत्पीड़न, संरक्षण या सुरक्षा से बात करनी हो तो आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। साहेबानोवाद का उल्लेख कर सकते हैं जब महिलाओं के कल्याण के बारे में बात करनी हो। मेनका गांधी वाद का उल्लेख आप तब कर सकते हैं जब महिलाओं की स्वतंत्रता से संबंधित कोई बात आपको लिखनी हो। इसके अलावा के पुत्तास्वामीवाद जो 2017 में है, वो महिलाओं के यदि किसी प्रकार के निजता के अधिकार का हनन होता है तो आप इस वाद का वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद जो महिलाओं से संबंधित प्रमुख डाटा है वो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं। एक बात यहां पर और बड़ी स्पष्टता के साथ आपको बताना चाहता हूं कि इनका प्रयोग केवल निबंध में ही नहीं बल्कि आप आंसर राइटिंग में भी भली भांति तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें डाटा क्या है? जैसे कुल कार्यशील जनसंख्या में महिला 28% है। यदि महिलाओं से संबंधित अर्थव्यवस्था से कोई बात लिख रहे हैं तो ये डाटा आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जीडीपी में महिलाओं का योगदान 17% है। इस बात को भी आप बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर महिलाओं के कल्याण के बारे में कुछ बातें लिख सकते हैं। राजनीतिक स्थिति बताने के लिए संसद में महिलाओं की संख्या 12.2% है। आप इस डाटा का यूज कर सकते हैं। महिला साक्षरता 64.6% है। जब महिलाओं के विकास के बारे में बात करनी हो तो इस तरह की डाटा का प्रयोग करके आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। 943/1000। जब आपको ऐसा लगे कि लिंगानुपात के बारे में बात लिखनी है, आखिर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का लिंगानुपात क्यों कम है, इस तरह की बातें जब लिखनी है तो ये डाटा आप प्रयोग कर सकते हैं। मातृ मृत्यु दर का डाटा 174, 1 लाख कुल जनसंख्या में से 174 मातृ मृत्यु दर है। इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाएं लिखना हो तो इन डाटा का प्रयोग बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो प्रधानमंत्री जी की सबसे फेवरेट योजना है, इसका उल्लेख आप कर सकते हैं। जब स्वास्थ्य से संबंधित कोई योजना का उल्लेख करना हो या महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात लिखनी हो तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उल्लेख कर दीजिए। जब सरकारी मदद के बारे में लिखना हो कि सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए क्या क्या किया जा रहा है तो सुकन्या समृद्धि योजना लिख दीजिए।
जब रोजगार के बारे में बात लिखनी हो कि महिलाएं किस प्रकार से लोन लेकर अपना स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं, ऐसी बातें लिखना हो तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना जैसी योजनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जब पोषण के बारे में बात लिखनी हो तो माँ जैसी योजनाओं का उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा जच्चा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं, इस बारे में जब आपको चर्चा करना है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना, इन बातों का उल्लेख आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि यदि किसी पैराग्राफ में आपको यूएनओ और महिला के बीच में क्या संबंध है, यूएनओ ने महिला के हित में क्या क्या काम किए हैं, उसके लिए भी आपके पास कुछ फैक्ट होने चाहिए। अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक्शन फॉर पीस कीपिंग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहल में महिलाओं की इसमें प्रमुख भूमिका रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने में इस एक्शन फॉर पीस कीपिंग ने अच्छा काम किया है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका 2030 एजेंडा है, इसमें लैंगिक संबंध समानता और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की गई है। बीजिंग घोषणा में की चर्चा यदि हम करते हैं तो महिला समानता आधारित बात का उल्लेख किया गया है। इसी बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और उन्मूलन हेतु कन्वेंशन की बात की गई है और यह कन्वेंशन है CEDAW। यदि इसके बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल का प्रयोग करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। अब महिलाओं से संबंधित कुछ मुद्दे क्या हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। आखिर महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। महिलाओं के गर्भपात के अधिकार से संबंधित मुद्दा, यह महिलाओं के स्वतंत्रता का हनन करता है। महिलाओं के गर्भपात से संबंधित निर्णय या तो समाज वाले करते हैं या तो उनके परिवार वाले करते हैं, तो सीधी सी बात है कि उनकी स्वतंत्रता हनन होती है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख हम कैसे कर सकते हैं कि हर समाज में, हर धर्म में, हर समाज में और हर धर्म में महिलाओं की अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं, तो इस पर भी कुछ उल्लेख होना चाहिए और ऐसे कई मुद्दों को इसमें उल्लेखित करना चाहिए। इसके अलावा सबरीमाला मुद्दा, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14। आर्टिकल 25 क्यों मैंने बोला, वो इसलिए बोला कि कुछ मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश में प्रतिबंध है। आखिर ऐसा क्यों है? धर्म से संबंधित स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, यदि ऐसी बात करनी है, और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी कुछ दिनों से बना हुआ है। अन्य मुद्दे पर यदि हम चर्चा करें तो पोषण से संबंधित एनीमिया जैसे मुद्दे हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित मुद्दे हैं, कन्या शिशु हत्या, घरेलू असमानता, बाल विवाह का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो वर्तमान समय में छाया हुआ है वो है सरोगेसी का मुद्दा। अनुच्छेद 21 जो निजता के अधिकार का पहलू है, तो कुछ जो हमारे विचारक हैं वो इसे आर्टिकल 21 के विपरीत मानते हैं। हालांकि इसे सुरक्षित करने के लिए सरोगेसी अधिनियम 2021 भी लाया गया है, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि पूंजीपति लोग द्वारा गरीब महिलाओं का शोषण सरोगेसी के नाम पर किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को किस प्रकार का आरक्षण या आरक्षण से संबंधित महिलाओं के पक्ष में कुछ बात लिखनी है तो आप इस तरह के फैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लोकसभा में केवल 11.5 हैं, राज्यसभा में 11% महिलाएं सदस्य हैं। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में अनुच्छेद 243D के तहत 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं, उन्होंने 50% आरक्षण पंचायत में महिलाओं को दिया है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो RPF एवं CISF में 35%, BSF SSB ने 15% कांस्टेबल हेतु आरक्षण की बात की है। अब हम महिला सशक्तिकरण के कुछ आयामों को देखते हैं कि आप महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जब हम व्यक्तिगत स्तर पर महिला सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, तो यदि हम महिलाओं को निर्णयों की स्वतंत्रता देते हैं, जैसे सरोगेसी संबंधी स्वतंत्रता देते हैं, गर्भपात से संबंधित
स्वतंत्रता देते हैं। घरेलू क्षेत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं उससे संबंधित स्वतंत्रता देते हैं। उसके बाद पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर सशक्तिकरण कैसे हो सकता है? यदि हम विवाह से संबंधित स्वतंत्रता देते हैं, पैतृक संपत्ति का अधिकार देते हैं, परिधान पहनने संबंधी अधिकार देते हैं, मित्र बनाने संबंधी अधिकार देते हैं, विचारों की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो यह पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर सशक्तिकरण माना जाएगा। इसी प्रकार कानूनों के सर्जन और क्रियान्वयन में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2003 में भी यदि हम कुछ चाहें तो कुछ सुधार करने के लिए सरकार को अपील कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 498A में महिलाओं से संबंधित जो घरेलू हिंसा संबंधी यदि कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो उसका भी प्रयास किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं महिला सशक्तिकरण के आयाम में ही। इसमें और बातें आती हैं, सम्मिलित होती हैं। महिलाओं के करियर में निर्धारण एवं प्रतिबंध, कैसे पिंक कॉलर नौकरी जो लड़कियों के लिए होती है नौकरियां, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। घरेलू कार्य केयर इकोनॉमिक जो अवैतनिक है उसको महत्व दिया जा सकता है। इसके अलावा कार्य स्थल पर पक्षपात निषेध किया जा सकता है महिलाओं को लेकर। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? मातृत्व अवकाश को बढ़ाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न सुरक्षा के लिए कई प्रकार की समितियों का निर्माण किया जा सकता है। क्लास सीलिंग, महिलाओं की पदोन्नति में जो सामाजिक बाधाएं आती हैं उसे भी हम समाप्त कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के अन्य आयाम क्या हो सकते हैं? राजनीतिक सशक्तिकरण में क्या कर सकते हैं हम? राजनीतिक दल एवं विधायिका में टिकट प्रोन्नति संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। कार्यपालिका में नौकरशाही, पुलिस, सशस्त्र बल में महिलाओं के लिए हम आरक्षण और अन्य कई प्रकार के सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व, भेदभाव, यौन उत्पीड़न सुरक्षा आदि की चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में महिलाओं के सामने किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, वर्तमान परिस्थितियों पर, वर्तमान परिवेश पर आदि पर हम अगली कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप समझिए कि किस प्रकार का महिलाओं को पित्त सत्तात्मक कलंक, ये एक इस तरह का है कि पित्त सत्तात्मक कलंक महिलाओं पर भारी पड़ता है और उन्हें कई प्रकार की सामाजिक दबाव से गुजरना पड़ता है। इसके बाद पुत्र आदि को वरीयता दी जाती है, महिलाओं को उतनी वरीयता नहीं दी जाती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आप देख लीजिए, किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, विधानसभा सदस्यों की बात कर लीजिए, लोकसभा सदस्यों की बात कर लीजिए, राज्यसभा सदस्यों की बात कर लीजिए, हर जगह देखा जाए तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमेशा कम ही नजर आता है। इसी प्रकार न्यायिक प्रतिनिधित्व की कमी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश केवल 5% हैं, सभी उच्च न्यायालयों को मिला के। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश हैं उनमें से केवल 4 महिलाएं हैं। इसी बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो पंजीकृत महिला वकीलों में केवल 15% है। यह एक सोचनीय विषय है और इस तरह की बातों पर विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ग्लास सीलिंग दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि संगठन में पदानुक्रम, पदोन्नति में बाधा, लिंग आधारित भेदभाव किया जाता है, तो इसे भी समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और देख लेते हैं, कार्यस्थल संबंधी समस्याएं आती हैं, यौन उत्पीड़न से संबंधित समस्याएं होती हैं, शिशु सदन अनुपस्थित होता है, उसके कारण महिलाओं को दिक्कत होती हैं। पुरुष एवं कई कार्यालय में हम देखते हैं कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक ही शौचालय है। ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। दोहरा बोझ की समस्या है। घर के कार्य के साथ साथ बाहर के कार्य भी महिलाओं को करना होता है। इसके अलावा सुंदरता का पूंजीवाद, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसमें विज्ञापन में प्रयोग वस्तु की तरह महिलाओं को प्रयोग किया जाता है। अब महिला कल्याण के विषय हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं। परिवार में महिलाओं के लिए उन्हें देखभाल प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, संबंध प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि वे अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से किस प्रकार का संबंध बनाकर रखते हैं, कितना अच्छा अपना परिवार चला रहे हैं। इसलिए उन्हें संबंध
प्रबंधक का यदि ओहदा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। इसी प्रकार वित्तीय प्रबंधक का ओहदा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं में सेविंग करने का भी एक अलग ही कला होती है। घर का खर्चा किस प्रकार से वो मेंटेन करती हैं, उनमें एक अलग ही जादुई शक्ति होती है। ठीक है, इस उपरोक्त तो इन तीनों चीजों को महत्व दिया जा सकता है। अब हम आगे की बात करते हैं। महिला कल्याण के विषय हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में है, जिसमें 2021 में कुछ संशोधन किया गया है। इसमें जो अवधि है वो 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 लाया गया है। सरोगेसी अधिनियम लाया गया है 2021। योजनाओं भी महिला के कल्याण हेतु कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं, जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अब महिलाओं के समग्र प्रकृति को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उन्हें प्रजनन अधिकार देकर, जो पुत्ता स्वामीवाद में भी उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 21 के तहत भी यह सही माना जाएगा। इसके अलावा रूढ़िवादी गतिविधियों का निषेध करके हम महिलाओं को उनकी समग्र प्रकृति और उनकी स्वतंत्रता को प्रदान कर सकते हैं। संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करके, राजनीतिक दलों में महिला कोटा निर्धारित करके हम महिलाओं की स्वतंत्रता को, महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं के वर्चस्व को और अधिक बढ़ा सकते हैं। न्यायपालिका में आरक्षण संबंधी कुछ प्रावधान करके महिलाओं की जगह न्यायपालिका में भी बढ़ा सकते हैं। अब महिलाओं से संबंधित कुछ उदाहरण हैं, जैसे निर्भया दुष्कर्म मामला है, सबरीमाला मंदिर प्रवेश वर्जित महिलाओं से संबंधित कुछ मामला है। इस तरह के उदाहरण आप अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एक प्रमुख सूचना साधक प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने हमें सुझाव दिया है कि लोक प्रशासन एवं समाज शास्त्र से संबंधित कुछ विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारी समस्याएं और चुनौतियां कम हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बहुत जल्द लोक प्रशासन एवं समाज शास्त्र की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इससे संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही पीडीएफ प्राप्त करने के लिए साधक द अचीवर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।